नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में कि बाल विकास हमारा टॉपिक चल रहा था। बाल विकास, बालक के विकास के बारे में चिंतन कर रहे थे कि बालक का विकास किन किन दशाओं से, किन किन स्थिति परिस्थितियों से गुजरता है, उनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। तो हमने दो चीज़ें निकाल करके लेकर के आए थे कि जो बालक का विकास है, उस विकास में दो चीज़ों का अहम योगदान था। एक तो था वंशानुक्रम का और दूसरा था वातावरण का। हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा था। वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चाएं की कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा सिद्धांत दिए गए थे। उन सिद्धांतों में भी हमने देखा था, कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चाएं की थी। कुछ समान रूप के सिद्धांत थे, कुछ विपरीत अर्थों में चलने वाले सिद्धांत थे। वो सिद्धांत जितने भी थे अपना अपना अलग सा दृष्टिकोण लिए हुए थे। उन सिद्धांतों के बाद हमने चर्चाएं की थी वातावरण पे। आशा और उम्मीद ये है कि दोनों ये टॉपिक जो है वंशानुक्रम और वातावरण, वैसे अगर आपका देखा जाए, चाहे वो बीए बीएड का हो, बीए बीएड का हो, बीएसटीसी का हो, साधारण बीएड का हो, बीएससी बीएड में हो, इन टॉपिक इन क्लासों में वंशानुक्रम का एक अलग से निर्धारित टॉपिक होता है, जिसको हमने बालक के विकास के संबंध में ही पढ़ा है। वंशानुक्रम और वातावरण साइकोलॉजी में इसी के साथ पढ़ा जाता है। वंशानुक्रम और वातावरण के बाद हमारा जो आगे की जो क्लास शुरू होने वाली है, उसमें हम बाल विकास में पढ़ रहे हैं। अगला हमारा इसी में टॉपिक है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हमने वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में देखिए दो शब्दों में एक बार और दोबारा पुनः समझा रहा हूँ। एक तो हमारा जो अहम कारक जो था वो था वंशानुक्रम, और दूसरा हमारा जो कारक है वो कौन सा है? वातावरण। वंशानुक्रम में एक ही बात याद रखनी है, वंशानुक्रम शब्द को ही देखिए, वंश जो हमारी परंपरा है उसी का क्रम चलना, उसी का क्या चलना? क्रम। यानी जो गुण इसमें क्या है, वंशानुक्रम में जो गुण हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं और जो वो गुण आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, वो ही किस में रखे जाते हैं? वंशानुक्रम में रखे जाते हैं। इसके बाद देखिए वातावरण के बारे में हमने पढ़ा था। वुडवर्थ ने भी कहा था, जिम्बर्ट की भी परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। उसमें जो जिम्बर्ट की परिभाषा थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पिछली बार रेट में पूछी गई थी ये परिभाषाएं। वंशानुक्रम के बाद वातावरण यानी हमारे चारों ओर जो हम पर्यावरण की परिभाषा पढ़ते आए हैं, वही हमारी एक रूप से सही किसकी परिभाषा होगी? वातावरण की। कि चारों ओर हमारे कुछ एक ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जो हमें अपने जीवन जीने के लिए क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। और जो चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं वही क्या कहलाती हैं? वातावरण कहलाती हैं। इसके बाद में देखिए कि बालक का जो विकास है, उस विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे पहले मैं कहूँ कि बालक का जन्म क्रम, जन्म का क्या है? क्रम। उसके बाद मैं कहूँ जन्म स्थान, शारीरिक कारक, मानसिक, जन्म क्रम, जन्म स्थान, शारीरिक, मानसिक और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शिक्षा, आवासीय वातावरण, परिवार का वातावरण,
पड़ोस का वातावरण, शिक्षा, पोषण, ये इसके कुछ एक मुख्य कारकों में हम शामिल करते हैं। इनके बारे में अगर हम चर्चाएं करें तो सबसे पहले हमारे पास है जन्म क्रम। क्या है? जन्म क्रम। अब जन्म क्रम की बात हम करते हैं कि बालक का जो स्थान है जन्म, यानी जन्म एक माता पिता है, उसकी 3 संतानें हैं। कितनी संतानें हैं? 3 संतानें हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? बालक के विकास की कर रहे हैं, बालक के विकास की बातें। अब उस बालक के विकास की अगर हम बातें कर रहे हैं, उस माता पिता की 3 संतानें हैं, उन तीनों संतानों का जो विकास है वो किस रूप में चलेगा? उन तीनों संतानों के विकास यानी पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें जो पहली संतान है उसका विकास उच्च गति से होगा, या दूसरी का होगा, या तीसरी का होगा? आपकी क्या राय? इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बालक एक माता पिता है, उसकी 3 संतानें हैं, और उन 3 संतानों में बालक का विकास किस गति से चलता है और सबसे ज़्यादा जो विकास होने की स्थिति है वो कौन से बालक की होगी? पहले क्रम का जो बालक है यानी पहली जो संतान है उसकी होगी, या दूसरे की, या फिर तीसरे की? इनमें से कौन से बालक की होगी? जो पहले क्रम का जो बालक है, आप लगभग जितने भी हम साइकोलॉजी के फैक्ट में पढ़ते हैं कि जब जितने भी बालक हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये जितने भी विद्वान हैं लगभग ये मानते हैं कि पहले क्रम की। ये नहीं है, हमें भी बहुत से ऐसे लोग मान रहे होंगे पहले, दूसरे, तीसरे में कौन से बालक का विकास है वो सर्वाधिक तीव्र गति से या अच्छे तरीके से होता है? पहले बालक? बिल्कुल नहीं। पहले का नहीं तो फिर दूसरे का मान रहे हैं, दूसरे का या फिर तीसरे का। जो पहले का मान रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, जो तीसरे का मान रहे हैं वो भी गलत है। अब पहले बालक, जब एक पहला बालक हुआ, उस बालक ने जहाँ कैसे खाना खाया, कैसे वो अपने जीवन स्थान में रह रहा है, कैसे उसे रखा जाता है, किस तरीके से उसे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से उसे खिलाया जाता है, किस तरीके से पिलाया जाता है। अब माता पिता जो संतान है उनको पहली संतान हुई उसमें उतने अनुभव नहीं थे जितने दूसरी संतान को उसको पालने पोसने में अनुभव आए। वो पहली संतान में जो अनुभव नहीं थे, अब नहीं होने के कारण उस बालक के विकास में कहीं ना कहीं बाधा का सामना करना पड़ा उस बालक को। अब पहली संतान में उसे बाधा का सामना करना पड़ा, यानी बालक किस गति से रहता है, बालक रोता है तो कैसे खिलाया जाता है। कुछ माता पिता ऐसे हैं जिनके अपने चाचा ताऊ भाई भतीजे इनके किसी दूसरे के बालक खिलाने का मौका नहीं मिलता, अपने स्वयं के बालकों से ही पहली बार ही उनको फेस करना पड़ता है, पहली बार उनका सामना करना पड़ता है। जब वो सामना करते हैं तो जो बालक के विकास में उन्हें जो अनुभव होते हैं पहली संतान में जो अनुभव लेते हैं वो सारे के सारे उनके लिए नए होते हैं। तो इस वजह से इन बालकों के पहली जो संतान थी उस बालक का विकास इतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता। उसके बाद दूसरी संतान है, जो कमियां पहली संतान में रही थी वो कमियां दूसरी संतान में नहीं रहेंगी, क्योंकि पहली संतान जब हुई थी उस संतान में बालक के विकास में जो बाधाएं आई थी वो बाधाएं शायद दूसरी संतान में नहीं आएंगी। तो यहाँ जन्म क्रम का भी सबसे अहम योगदान होता है, बालक के विकास को अगर प्रभावित करता है तो जन्म क्रम भी करता है। अब जन्म क्रम कैसे करता है, देखिए हमने पढ़ा कि पहले नंबर की जो संतान थी उसका विकास कम गति से होगा अपेक्षा किसकी, दूसरे नंबर की जो संतान है। अब क्वेश्चन आता है कि पहले नंबर की संतान का विकास अधिक होता है या दूसरे नंबर की संतान का विकास अधिक होता है। तो इसमें जो दूसरे नंबर की जो संतान है दोस्तों, उसका विकास है वो तीव्र गति से होता है, केवल और केवल किसके कारण होता है, अनुभव के कारण होता है। किसके कारण होता है, अनुभव के कारण होता है। उसके बाद में दूसरा है जन्म स्थान। जन्म क्रम के बाद हम बात करते हैं जन्म स्थान की। जन्म स्थान यानी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी मैं आपको रंग रूप और मानसिक स्वरूप में देखें, सभी स्वरूपों में मैं बताऊं कि अगर हम बालक के पक्षों को देखें, बालक का मानसिक स्वरूप देखें या बालक का शारीरिक स्वरूप देखें। शारीरिक में रंग रूप है, कद काठी है,
मानसिक में मस्तिष्क है, संवेग है, ये आ जाएंगे, चिंतन की प्रक्रिया है, ये आ जाएंगे। अब यहाँ इन दोनों चीज़ों को रूप अगर सही आकार या स्थिति सही रूप में देखें तो बालक का जो जन्म स्थान है, यानी मैं कहूँ कि अपने जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग जन्म स्थान के कारण भारत में भी जन्म स्थान अलग अलग रूपों में देखा जाता है। यानी उत्तरी जो भारत में पैदा होने वाले बच्चे जो ठंडे प्रदेशों में पैदा होते हैं उनके मस्तिष्क में अलग ही स्वरूप रहता है, उनके जो चिंतन का जो स्वरूप होता है वो अलग ही रहता है, उनके संवेगों का जो स्वरूप है वो अलग रहता है। उसके बाद हम बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी जो बच्चे जिनका मानसिक स्वरूप, जिनका शारीरिक स्वरूप उत्तर भारत में है उसकी अपेक्षा दक्षिण भारत के लोगों का अलग है। वहाँ की संस्कृति अलग है, बोलचाल अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है। और बालक का विकास अगर एक दृष्टि से भी छूट गया, चाहे वो विकास के स्वरूप में हो, चाहे वो मानसिक स्वरूप में हो, चाहे वो शारीरिक स्वरूप में हो, इन दोनों या तीनों रूपों में अगर किसी रूप में रखा दिया जाए तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। उसके बाद में चाहे वो पूर्व दिशा की ओर हो, चाहे वो पश्चिम की ओर हो, अब ऐसा माना जाता है जन्म स्थान कि बालक, कौन से बालकों का जो मस्तिष्क होता है या कौन से बालकों का जो चिंतन का जो स्वरूप है वो तीव्र होता है अपेक्षा दूसरे स्थानों की अपेक्षा। तो देखिए हमारे पास प्रदेश आ जाते हैं कि ठंडे प्रदेशों का हम दो ही स्वरूप बोले और गर्म प्रदेशों का। इन दोनों में ऐसा माना जाता है कि जो उत्तरी भारत के जो लोग हैं वो जन्म से ही कदकाठी में मजबूत होते हैं। कदकाठी में मजबूत होने का मतलब उन्हें उन पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है। वो उनका जो जन्म से ही स्वरूप, उनके जो मांसपेशियों का जो स्वरूप है वो उसी विकास के कारण, उसी वातावरण में रहने के कारण, लगातार वो उसी क्रम में चलने के कारण उनको वैसे ही ढाल में ढलने के जो निर्देश हैं वो दे दिए जाते हैं और वो उसी में ढल जाते हैं। तो यहाँ पे जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं, अब दक्षिण भारत के लोग हैं वहाँ पे समुद्र, यहाँ पे क्या लगते हैं, भारत में ही अगर हम चर्चाएं करें समुद्री भाग लगता है और समुद्री भाग लगने के कारण यहाँ के लोग पानी में अच्छे तरीके से अपना निवास करना जानते हैं, पानी के अनुरूप ही अपना खाना पीना, रहना सहना, वहाँ के वातावरण की क्रियाओं में ढलना अच्छे तरीके से जानता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य जो उत्तर भारत के लोग हैं उनके मस्तिष्क में अच्छे जो उनका जो विकास है, उनके बालकों का जो विकास है वो ठंडे प्रदेश होने के कारण अत्यधिक तीव्र गति से होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी माना जाता है कि ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा कोई अलग अलग फैक्ट दिए हुए हैं इसके अंदर। ठंडे प्रदेशों में हम कह सकते हैं कि बालक का मस्तिष्क, हमारा मानना यह है कि बालक के मस्तिष्क अच्छे तीव्र गति से चलता है। अब यहाँ पे जो बालक का जो मस्तिष्क है वो तीव्र गति से चलता है अपेक्षा किसके, समुद्री के। अब समुद्री किनारों में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ के लोग हैं इतने मस्तिष्क से तीव्र नहीं होते हैं, इतने चिंतन करने योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बार बार सुना होगा वहाँ पे समुद्र किनारे जो मछलियाँ पकड़ते हैं, मछुआरे होते हैं, मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं तो उनको बार बार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप समुद्र के किनारे मत जाइए, समुद्र बहाव आने वाला है, समुद्र के पानी का बहाव तेज है। इसी बात को फिर वो इग्नोर करते हुए उसके अंदर चले जाते हैं, अनसुना करके फिर वापस सूचना आती है कितने लोगों की मौत हो गई, इतने लोगों का ये स्वरूप हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ इन जो उत्तरी भारत के लोगों की अपेक्षा दक्षिण भारत के लोगों का मस्तिष्क कहीं ना कहीं चिंतन है वो कम काम करता है। उसके बाद में हम चर्चाएं करें पश्चिमी भारत के लोगों के, ऐसा माना जाता है कि पश्चिम जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं उन प्रदेश के लोगों में जो मस्तिष्क का जो स्वरूप होता है वो अत्यधिक तीव्र होता है। उनका जो उनके बालकों का जो विकास है वो अत्यधिक तीव्र गति से चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर हर एक समय में, हर एक वातावरण में अपने आप को ढालने की क्षमताएं पाई जाती हैं, अपने अंदर एक समायोजन की क्षमता पाई जाती है उन लोगों के अंदर। अब ढालने की क्षमता और समायोजन की क्षमता कैसे देखिए कि आप अपने राजस्थान से ही तुलना कर लीजिए। राजस्थान में सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? चूरू। और सबसे गर्म भी कौन सा है? चूरू है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो अत्यधिक ठंड होती है तो उसमें अपने आप को समायोजित करते हैं, और जब गर्मी अधिक
अत्यधिक इसका तापमान चला जाता है, तब भी अपने आप को ये समायोजित करते हैं। तो यानी इनके अंदर, इनके मस्तिष्क में, इनके स्वरूप में अपने आप को ढालने की क्षमता अधिक पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य, इन सभी बातों से समझाने का तात्पर्य, बालकों का जो विकास है, जो बालकों का विकास है वो जन्म स्थान को अहम भूमिका देता है। जन्म कर्म के बाद हमारा दूसरा टॉपिक था जन्म स्थान, कि बालकों का जन्म कर्म यानी कर्म तो पहले नंबर का, और दूसरा स्थान यानी अलग अलग स्थानों का। इसके बाद हम बड़े स्तर पे देख ले, चाहे वो कन्या के लोग हैं, वो रंग रूप में, कदकाठी में अलग हैं। जैसे आपने प्राइमरी की किताबों में पढ़ा होगा कि निग्रो जनजाति हैं, उनके लोगों की एक हाइट है वो समान है, यानी शारीरिक पक्ष को उन्होंने प्रभावित कर दिया, मानसिक पक्ष को प्रभावित करेंगे, क्योंकि उनको लोगों, कई लोग ऐसे हैं जिनका जो माइंड है वो एक्स्ट्रा माइंडेड है। अब यहाँ सोचने समझने की बात ये तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो लोगों का वातावरण है वो उस जन्म स्थान की वजह से उनका विकास क्या हुआ, प्रभावित हुआ, जन्म स्थान की वजह से। तीसरा अगला कौन सा है, शारीरिक स्वरूप। शारीरिक स्वरूप में देखिए, शारीरिक स्वरूप को मैं वापस वंशानुक्रम के साथ जोड़ूंगा। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम में हमने एक बात पढ़ी थी, जिसके माता पिता लंबे हैं उनकी संतानें लंबी हैं, जिनके माता पिता ठिगने हैं उनकी संतानें क्या है, ठिगनी है। जिनके माता पिता लंबे हैं उनकी संतानें लंबी है, जिनके माता पिता ठिगने हैं उनकी संतानें ठिगनी है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि जिनके माता पिता प्रतिभाशाली हैं, जिनके माता पिता क्या हैं, माता पिता प्रतिभाशाली हैं, उनकी संतानें भी क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं। जिनके माता पिता मंदबुद्धि के हैं उनकी संतानें भी क्या हैं, मंदबुद्धि के। जिनके माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं उनके संतानें भी तीव्र बुद्धि की। जिनके माता पिता सृजनात्मकता अधिक है उनके बच्चों में सृजनशीलता के गुण भी अधिक है। तो यानी कहने का तात्पर्य, हम यहाँ शारीरिक स्वरूप में देखें तो शारीरिक स्वरूप में वंशानुक्रम में हम पढ़ रहे थे कि जो समान प्रतिमान में ये बातें हम पढ़ रहे थे, जिनके माता पिता लंबे हैं उनकी संतानें क्या हैं, लंबी हैं। जिनके माता पिता ठिगने उनकी संतानें क्या है, ठिगनी। अब यहाँ जो बालक, जिनके माता पिता लंबे हैं, उनके बालकों के ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ेगा, और बालकों के ऊपर जब वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ेगा तो उनकी जो हाइट है वो अपने आप भी अगर प्रभाव पड़ेगा तो हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ेगी तो कौन सा कारक प्रभावित करता है बालक के विकास को, शारीरिक प्रभाव विकास। अब शारीरिक दूसरा देखिए, हम पढ़ते हैं जब बालक गर्भावस्था में होता है, हमने बालकों के विकास के बारे में लेडी हरलॉक के बारे में भी हमने पढ़ा है। लेडी हरलॉक ने कहा था कि बालक का विकास जन्म से पहले तो प्रारंभ होता ही होता है, नहीं सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ये बात तो कही थी कि बालकों का विकास जन्म के बाद तो चलता ही चलता है। लेकिन एक अकेली श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने एक बात कही थी कि बालकों का विकास जन्म के बाद तो चलता ही, तो सारे विद्वान मानते हैं, लेकिन हमारा मानना ये भी है कि बालकों का विकास जन्म से पहले भी चलता है, जन्म से पहले भी बालकों का विकास चलता है। अब जन्म से पहले भी चलता है तो उन्होंने कुछ एक अपने जो साहित्य जो थे, उन साहित्य में भारत की 2-3 कहानियों को उन्होंने अपने साहित्य में शामिल किया था। इसके बारे में हमने पहले भी उन वीडियो में चर्चाएँ की हैं। जैसे सुखदेव मुनि के बारे में उन्होंने बताया था, अभिमन्यु के बारे में उन्होंने बताया था, भक्त प्रहलाद के बारे में उन्होंने बताया था। विक्टोरिया हरलॉक ने कहा था कि बालक का विकास है वो जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जन्म के बाद तो चलता ही चलता है। अकेले ये क्या थी, पेस्टालॉजी जो नामक विद्वान थे, पेस्टालॉजी जो थे वो पेस्टालॉजी बाल विकास में बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। पेस्टालॉजी बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम किया था। और लेकिन अकेली श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक जो थी, श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक जो थी वो उसने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास में बदला था। किस में बदला था? बाल मनोविज्ञान को बाल विकास में बदलने वाली अकेली महिला जिसका नाम श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक है, उन्होंने बदला था। अब यहाँ पे बाल विकास में इन्होंने बदला, उनकी कहानियों को शामिल किया। तो हम यहाँ पे शरीर की बात कर रहे हैं, शारीरिक स्वरूप की बात कर रहे हैं। अब शारीरिक स्वरूप में बात करें कि जैसे माता पिता हैं वैसे उसकी संतानें होती हैं, तो शारीरिक प्रभाव पड़ा, शारीरिक विकास को शारीरिक स्वरूप प्रभावित करता है कि नहीं करता? करता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए
एक माता पिता ऐसे हैं जो कि जन्म से ही जो अंधों के गुण हैं वो भी हम देखने को मिलते हैं। जन्म से ही उनको एक्सीडेंट में, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना में उनको किसी अंग का मतलब किसी अंग को खोना पड़ा, तो वो अंग के खोने के कारण भी उस अपने जो बालक का जो जन्म आगे होगा उसमें भी वो प्रभावित होगा उस चीज़ को। यानी कहने का तात्पर्य जो माता पिता अगर शरीर से स्वस्थ हैं और शरीर से स्वस्थ होने के कारण आगे हम पढ़ेंगे एक पोषण स्वरूप है वो भी इसमें अहम योगदान देता है। तो कहने का मतलब शरीर भी बालक के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरा है मानसिक, ये भी प्रभावित करता है। ये प्रभावित कैसे करता है? अब इससे ऊपर वाला देखिए, बालक मान के चलिए कि गर्भ में है। अब गर्भ में है तो वो प्राणी किसी न किसी शारीरिक पीड़ा से ग्रसित है। वो जो माता वो शारीरिक पीड़ा से ग्रसित है तो क्या वो बालक जन्म लेगा तो वो प्रभावित होगा कि नहीं होगा? इसी कारण से हमने कहा कि बालक का जो विकास को शरीर भी क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद में मानसिक स्वरूप में देखें तो मानसिक स्वरूप में जो मैंने यहाँ बातें बताई थी कि पेस्टालॉजी ने बाल विकास को बलो मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। पेस्टालॉजी के बाद श्रीमती विक्टोरिया हरलॉग जो थी वो अकेली ऐसी विद्वान थी जिसने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास में बदला था, अकेली बदलने वाली थी। अब उसके बाद में देखिए बाल विकास में बदलने के बाद उस मानसिक स्वरूप में देखें, मानसिक स्वरूप में अगर हम देखें तो मानसिक स्वरूप में भी प्राणियों का प्रभावित होता है। वो अगली क्लास में हम इन्हीं को जोड़ करके मानसिक विकास के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।